गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का क्लास BSTD बिजनेस स्टडीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स 2022। उसके लिए कुछ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस आता है, बट आप लोगों के पास जो इतना चैप्टर्स है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, जिसमें से कुछ सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिफरेंस पे वीडियोस में लाया गया है। आप उसको पढ़ के जाइए। सारा डिफरेंसेस जो भी दिया जाएगा कुछ पार्ट वीडियोस में, वो डिफरेंसेस पढ़ के जाइए और उनमें से ये डिफरेंसेस ज़रूर आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो वन बाय वन करके डिफरेंट वीडियोस बनेगा, जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रहा है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, वो डिफरेंसेस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, और उसको अच्छे से पढ़कर आप लोग जाइए और आशा करते हैं कि वो ज़रूर आप लोग के एग्ज़ाम्स में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो चैप्टर का इम्पोर्टेंट भी डिस्कस किया गया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा। जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है वही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है फ़िलहाल, बिकॉज़ एग्ज़ाम पास है और अब तो इम्पॉर्टेंट और बेस्ट का ही ज़रूरत है। ओवरऑल तो पूरे साल भर पढ़ लिए हैं, तो बस वही चीज़ है। कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोग के हेल्प के लिए वीडियो बनाया गया है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और जब भी हम लोगों को डिफरेंसेस आता है तो हम लोग को जनरली पैराग्राफ वाइज को इग्नोर करना चाहिए और टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। टैबुलर फॉर्म में इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज टैबुलर फॉर्म में आप पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन से लिखते हो तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाता है, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि विद इन फ्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस कि आपको उस चीज़ का क्लैरिटी नॉलेज है। तो इस तरीके से प्रेफर करेंगे कि आप टैबुलर फॉर्म में लिखें विद द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन मस्ट। ये नहीं है कि सिर्फ आप मनी मार्केट, अगर आपको सिर्फ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है तब तो आप उसको पैराग्राफ वाइज में भी इतना बड़ा कर करके लिख सकते हैं। बेटर है अगर इम्प्रेशन अच्छा करना है। हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग यही सोचते हैं कि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो उतना अच्छा, तो इसलिए उसके लिए पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन डिफरेंसेस में ज़रूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। मनी मार्केट का मीनिंग, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ फिनेंशियल मार्केट वे शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस। तो मनी मार्केट जनरली वो फिनेंशियल मार्केट का टाइप है जहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, ओनली शॉर्ट टर्म बोरोइंग। It is useful for only short term borrowing. And whereas capital market, it is a component of financial market where long term borrowing takes place. तो as difference है, कैप मनी मार्केट में हम लोग जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, बट कैपिटल मार्केट में हम लोग जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड, जिस तरीके से अभी बताया मैंने कि शॉर्ट टर्म है, तो मनी मार्केट का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होता है, बिकॉज हम लोग ने पढ़ा ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। बट वेयर एज कैपिटल मार्केट, यहाँ पे जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, मोर देन 1 ईयर। वेयर एज रिस्क, अब जहाँ तक हम लोग को पता है कि यहाँ का टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो यहाँ पे रिस्क भी उतना ही कम होता है, बिकॉज मेच्योरिटी पीरियड भी यहाँ पे 1 साल से कम ही है। तो जहाँ पे टाइम जितना कम, रिस्क उतना कम होता है। बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर इज़ मोर, बिकॉज मेच्योरिटी पीरियड भी आप लोग का ज़्यादा टाइम तक वो पैसा है तो हो सकता है डूबने का संभावना है, रिस्क है। बट यहाँ क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो जनरली कैपिटल मार्केट में हमारा रिस्क फैक्टर मोर होता है, बिकॉज मेच्योरिटी पीरियड जो है यहाँ पे लॉन्गर है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस होता है एज दे आर हाईली लिक्विड एंड सेफ। लिक्विड का मतलब होता है आप जब भी इसको कन्वर्ट करना चाहते हो कैश में तो ईजिली दे आर कन्वर्टेड, और वो सेफ़ भी रहता है। और इसका बट सेफ़ है, टाइम पीरियड कम है, इसलिए इसका जो इन्वेस्टमेंट भी होता है, अब सब चीज़ का तो सारा आपको एडवांटेजेस तो नहीं मिलेगा ना, हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। इसका शॉर्ट टर्म पीरियड कम है, इसका रिस्क कम है, तो इसका एक और लूपहोल से दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा लेस है एज दे आर हाईली लिक्विड एंड सेफ है, एंड जब भी आप चाहो उसको कैश में कन्वर्ट करना तो वो हो सकता है। बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपैरेटिवली हाई है एज दे आर मोर रिस्की, वो रिस्की ज़्यादा है, इसीलिए अब रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, ऑब्वियस बात है, बिजनेस का तो यही है, जितना रिस्क लोगे वो रिवॉर्ड आप लोग को मिल रहा है एज अ प्रॉफिट।
तो यहीं पे वही चीज़ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई है बिकॉज ये ज़्यादा ही रिस्की है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ बोरोइंग, फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो फंड्स बोरो किया जाता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो डेली यूज़ डे टू डे ट्रांजैक्शंस लाइक रॉ मटेरियल खरीदना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, ये सारा जो काम है इसके लिए फ़ंड्स बोरो किया जाता है इन मनी मार्केट। बट इन कैपिटल मार्केट जो फंड्स है वो जनरली बिजनेस को, नया बिजनेस खोलने के लिए, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको थोड़े से मॉडर्नाइज डाइवर्सिफाई करने के लिए, या किसी बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड एसेट्स ज़रूरी है तो उसको ख़रीदने के लिए जनरली हम लोग फंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, मतलब जो बोरोइंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, वहाँ पे कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो कैपिटल मनी मार्केट में हमारा पार्टिसिपेंट्स आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी होता है एंड कमर्शियल बैंक। बट वेयर एज इन कैपिटल मार्केट यहाँ पे फिनेंशियल इंटरमीडियरीज रहते हैं, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये था हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस विद द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। ये सारा पॉइंट्स आप पढ़ के जाइए एंड ज़रूर कि आपका अपकमिंग एग्जाम में ये डिफरेंसेस आना चाहिए। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस फॉर 2022 बोर्ड, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे पूरे तरीके से चैप्टर शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट अभी फ़िलहाल देख कर जाओ। अभी मैंने कहा कि सब कुछ देखने का टाइम अब नहीं है, अब बेस्ट उसी में देना है जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ किया जा रहा है ताकि इसका फीचर्स, टाइप्स, मीनिंग सब कुछ इसके साथ ही कवर हो सके। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग, centralization generally refers to concentration of power or authority at high level only। देखिए हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे 3 तरीके का मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। बट सेंट्रलाइजेशन वो पार्ट है जहाँ पे जो पावर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल्स के पास होता है, मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे जो भी डिसीजंस है, जो भी हम लोगों को डिसाइड करना है, वो सिर्फ और सिर्फ काम हायर लेवल का होता है। यहाँ पे कोई भी मिडिल और लोअर लेवल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट वेयर इज डिसेंट्रलाइजेशन, ये रेफर्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे डिसीजन लेने का, जो भी डिसीजन होगा उसका जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो हायर लेवल के पास भी होता है, टॉप लेवल के पास भी होता है और मिडिल लेवल के पास भी होता है। सबके पास ये पावर होता है। सेकेंड इज़ फ्रीडम ऑफ एक्शन। मैनेजर्स जो होते हैं सेंट्रलाइजेशन में, उनका फ्रीडम ऑफ एक्शन लेस होता है बिकॉज उन लोगों को जो भी चीज़ होता है वो टॉप लेवल से, बॉस से पहले ही बता दिया जाता है और उन लोग को उसी को फॉलो करना पड़ता है बिकॉज अभी बताया गया कि इनका सिर्फ और सिर्फ पावर टॉप लेवल के पास होता है। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स के पास बहुत फ्रीडम ऑफ एक्शंस होता है बिकॉज यहाँ पे सबके पास पावर है कि वो अपना डिसीजंस ले पाए। नेक्स्ट इज सुटेबल। जनरली डिसेंट्रलाइजेशन सुटेबल है स्मॉल स्केल और स्मॉल साइज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बट बिकॉज कोई भी छोटा चीज़ है, छोटे चीज़ को हम लोग को डिसीजन लेना है तो वो एक जन ले सकता है। बट जहाँ पे कोई वाइड है, लार्ज बिजनेस है, वहाँ पे एक जन के लिए सब कुछ कर सकता है वो एक जन, लेकिन अगर करेगा तो कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट करेगा, कैओस ज़रूर होगा। इसीलिए जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग को बताया गया कि यहाँ पे सबको फ्रीडम दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि सबको जब डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम दिया जा रहा है तो यहाँ पे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है। बट यहाँ पे जैसे कि बताया गया टॉप लेवल ओनली डिसीजंस ले सकते हैं, उनके पास ही सिर्फ पावर है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए सूटेबिलिटी है। नेक्स्ट इज ऑथोरिटी एट डिफरेंट लेवल। टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम ऑथोरिटी, तो ऑथोरिटी विथ मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट इज़ वेरी लो। जो कि बताया गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल जो हाई लेवल मैनेजमेंट होते हैं वही लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ऑथोरिटी होता है टॉप लेवल के पास होता है, बाकी के पास कंपैरेटिवली लो होता है। बट वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑथोरिटी सिस्टमैटिकली डिवाइड है सारे लेवल में, क्योंकि अभी बताया गया ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल है तो वहाँ पे काम भी ज़्यादा है, तो हर एक डिपार्टमेंट में लोगों को बांट दिया गया है कि आप ये संभालो, आप वो संभालो, आप ये संभालो। बिकॉज ये आपका लार्ज स्केल है तो यहाँ पे एक जन के लिए सब कुछ मैनेज करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक of the day and the last topic of the day is recruitment and selection. The point of distinction, recruitment and selection meaning
इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स। तो रिक्रूटमेंट जनरली इसका मीनिंग होता है कि एक एक्टिविटी है जहाँ पे दो जन के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट क्या, जब भी कहीं पे जॉब निकला, कहीं पे वैकेंसी निकला तो न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है और लोग उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद एम्प्लॉयर्स और एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है। बट वेयर एज सिलेक्शन, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कॉम्पिटेंट जो भी लोग हो, जितने लोग अप्लाई किए हैं उनमें से जो बेस्ट होगा, हम सबको तो अप्लाई हायर नहीं कर सकते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, इट एनकरेज लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। ऑब्जेक्टिव पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन आप लोग अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। बट वेयर एज इन सिलेक्शन, ये जनरली इट अटेम्प्ट्स एट रिजेक्टिंग अनसुटेबल कैंडिडेट। अप्लाई तो बहुत जन कर लेंगे, बट उन डिग्री पाना बहुत बड़ा बात नहीं है, प्रेजेंट नॉलेज सबसे बड़ा बात है। तो आप लोग के पास वो क्वालिफिकेशन में भी होगा, बट प्रेजेंट नॉलेज वो चीज़ नहीं है, तो वो नहीं है तो हम आपको हायर कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली रिजेक्शन होता है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अनसुटेबल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जनरली ये प्रोसेस सिंपल है, आप एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए न्यूज़पेपर में, लोग अप्लाई कर लिए, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बिकॉज इसमें बहुत प्रोसेस होता है, इंटरव्यू सेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कंपेयर टू रिक्रूटमेंट। देन टाइम कंज्यूमिंग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिक्रूटमेंट में, बिकॉज आप बस एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दे रहे हो बस। बट इसमें मोर टाइम, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को राउंड 1, 2, 3 ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सेशन, बहुत कुछ करना पड़ता है, सो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। इकोनॉमी, ये इकोनॉमिकल मेथड है, इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड, इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। ये इकोनॉमिकल मेथड है, बस एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है, बट ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज अकॉर्डिंगली आपको जिस तरीके से आप न्यू सेशंस रख रहे हो, ग्रुप डिसीजंस रख रहे हो, ये सब रख रहे हो, तो ये तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड हो रहा है। वेयर एज इन सीक्वेंस, ये इट प्रोसीज सिलेक्शन। अब ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट प्रोसीज, अब ये तभी होगा जब आप सिलेक्ट हो रहे हो, आगे जाकर तब आपका रिक्रूटमेंट इस तरीके से हो रहा है, बट इट फॉलोज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन तभी होगा जब वो लोग रिक्रूट होंगे, वो लोग अप्लाई किए हैं, वो लोग इस पर आए हैं, सिलेक्ट तभी होंगे जब आप रिक्रूट किए हैं। सिलेक्शन तभी होता है ना जब आप वहाँ पे अप्लाई किए हैं, ऐसे घर से उठाकर तो आपको सिलेक्ट नहीं कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे आए हो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, तो उसको उस अकॉर्डिंग आपको रिक्रूट किया जाता है। इट फॉलोज रिक्रूटमेंट एंड इट प्रोसीड्स सिलेक्शन। तो ये था हमारा आज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड मनी कैपिटल मार्केट। आगे वीडियोस में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाया जाएगा 2020 बोर्ड्स के लिए। फर्स्ट डिफरेंसेस हम लोग कवर करेंगे एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।